राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड के इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी, जिसमें कुछ डेफिनेशंस एंड स्टेटमेंट्स को लेके हमने डिस्कस किया था। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। एंड आप सभी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें ताकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स कर सकूं और अपने कंटेंट को अच्छे से और बहुत ही इफ़ेक्टिवली रिप्रेजेंट कर सकूं। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। इसका फर्स्ट पॉइंट है इफ़ेक्टिव नॉलेज ट्रांसमिशन। इसका मतलब है कि टीचर को अपना कंटेंट इतना ईजी एंड सिंपल वे में डिलीवर करना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को ईजिली समझ में आ सके, और जो मैटर वो डिलीवर कर रहे हैं वो हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए, यूज़फुल होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो अपनी रियल लाइफ में भी उस चीज़ को यूज़ कर सकें, अप्लाई कर सकें। उसके बाद आ जाता है हमारा स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन। स्टूडेंट की एंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी लेक्चर में या कोई भी रिप्रेजेंटेशन में। अगर टीचर कुछ भी रिप्रेजेंट करता है तो उसमें स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट होना चाहिए, उनकी एंगेजमेंट होना चाहिए, उनकी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, क्वेश्चनिंग होनी चाहिए उनकी तरफ से कि मैम हमें ये समझ नहीं आया, प्लीज़ दोबारा से एक्सप्लेन कर दो, आपने इसको ऐसे एक्सप्लेन किया है तो क्यों किया है। तो ये एंगेजमेंट बहुत ज़रूरी होती है, इससे बाकी स्टूडेंट्स को भी मोटिवेशन मिलता है कि भाई। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। इसका फर्स्ट पॉइंट है इफ़ेक्टिव नॉलेज ट्रांसमिशन। इसका मतलब है कि टीचर को अपना कंटेंट इतना इजी एंड सिंपल वे में डिलीवर करना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को इजीली समझ में आ सके, और जो मैटर वो डिलीवर कर रहे हैं वो हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए, यूज़फुल होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो अपनी रियल लाइफ में भी उस चीज़ को यूज़ कर सकें, अप्लाई कर सकें। उसके बाद आ जाता है हमारा स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड मोटिवेशन। स्टूडेंट की एंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी लेक्चर में या कोई भी रिप्रेजेंटेशन में। अगर टीचर कुछ भी रिप्रेजेंट करता है तो उसमें स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट होना चाहिए, उनकी एंगेजमेंट होना चाहिए, उनकी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, क्वेश्चनिंग होनी चाहिए उनकी तरफ से कि मैम हमें ये समझ नहीं आया, प्लीज़ दोबारा से एक्सप्लेन कर दो, आपने इसको ऐसे एक्सप्लेन किया है तो क्यों किया है। तो ये एंगेजमेंट बहुत ज़रूरी होती है, इससे बाकी स्टूडेंट्स को भी मोटिवेशन मिलता है कि भाई हमें कैसे टीचर्स से कनेक्ट करना चाहिए एक दूसरे के साथ, कि भाई हमें भी हमारे डाउट्स एंड कन्फ्यूजन्स दूर करनी चाहिए क्वेश्चन पुट करके। तो उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट आ जाता है रिकॉग्नाइज एंड एड्रेस द डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स, एबिलिटीज़ एंड बैकग्राउंड्स ऑफ स्टूडेंट्स टू प्रमोट इंक्लूसिव एजुकेशन। इसका मतलब होता है कि किसी भी टीचर को ना अपना कंटेंट डिलीवर करने से पहले उसको अपने स्टूडेंट्स के बारे में सोचना चाहिए, उनका बैकग्राउंड्स क्या है, उनकी एबिलिटीज़ क्या है, मैं किस तरीके से लेक्चर डिलीवर करूँ कि उनको ईजिली समझ में आ जाए। जैसे कुछ बच्चे हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं, तो हमें अपना कंटेंट उसी हिसाब से डिलीवर करना चाहिए ताकि दोनों को समझ में आ जाए, या फिर एक बार हिंदी में करना चाहिए फिर एक बार इंग्लिश में एक्सप्लेन करना चाहिए। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी होती है टीचर्स की मोस्टली, कि उनके अंदर डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स होना चाहिए। ये नहीं है कि एक कोई टीचर ऐसे बोलता है कि मुझे तो सिर्फ ऐसे ही पढ़ाना आता है, मैं तो ऐसे ही पढ़ा सकता हूँ या पढ़ा सकती हूँ। नहीं, उन्हें स्टूडेंट्स को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी पड़ेगी कि उनके बैकग्राउंड्स और एबिलिटीज़ क्या है, उन्हें किस तरीके से समझ में आता है, या फिर स्टूडेंट्स किस हिसाब से पढ़ना चाहते हैं, किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं, वो किस में ज़्यादा कंफर्टेबल है, उनका इंटरेस्ट किस में ज़्यादा होता है। तो उसके बाद आ जाता है हमारा क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट में हमारा आ जाता है कि हमें एक प्रॉपर क्लासरूम को डिसिप्लिन वे में रखना पड़ता है। एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हर बच्चे पे प्रॉपर फोकस किया जाए, हर एक बच्चे के बारे में उन्हें पता हो कौन डिसिप्लिन है, कौन इनडिसिप्लिन है, या किसके अंदर कौन ज़्यादा शरारती होता है क्लासरूम में। तो वो उन सब चीज़ों को कंट्रोल करके उसको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट बना के रखना होता है, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है होलिस्टिक स्टूडेंट डेवलपमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें हमें बताया गया है कि सिर्फ एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी ही नहीं आती कि वो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ाए आए और चला जाए। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि उसे स्टूडेंट्स की इमोशन, फीलिंग्स, स्पिरिचुअलिटी, इन डिसिप्लिन, मैनर, डिसिप्लिन, हर एक चीज़ का ओवरऑल ऑल राउंडेड ध्यान रखना पड़ता है हर एक चीज़ का, कि स्टूडेंट्स किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं क्लास में, रिएक्ट कर रहे हैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, या फिर वो कुछ कोई इशू तो नहीं है उन्हें। तो हर चीज़ पे उन्हें फोकस करना पड़ता है। इसीलिए होलिस्टिक स्टूडेंट डेवलपमेंट भी एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है टीचिंग के एप्टीट्यूड के अंदर। ऑब्जेक्टिव्स के बाद हमारे पास कुछ आ जाते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। इसमें क्या होता है कि टीचर एम्स फॉर स्टूडेंट्स टू अचीव आफ्टर ए लेसन, कि टीचर के लेक्चर डिलीवर करने के बाद ना स्टूडेंट्स ने उससे क्या सीखा है, क्या समझा है, उन्हें क्या क्या समझ में आया उस लेक्चर से, उस कंटेंट से, उन्होंने किस चीज़ को अंडरस्टैंड किया है। तो ये एक
टेस्ट से या फिर कुछ असेसमेंट से, इन सब के बाद हमें पता चल जाता है। तो उसके बेस पे हमारे पास टाइप हैं ऑब्जेक्टिव्स के, जो कि 3 टाइप्स होते हैं। और वो टाइप कौन कौन से हैं? एक होता है कोग्निटिव डोमेन, एक अफेक्टिव डोमेन और एक साइकोमोटर डोमेन। तो कोग्निटिव डोमेन में हमारे पास क्या आ जाता है? डील्स विद नॉलेज एंड इंटेलेक्चुअल स्किल्स। इसमें हम मोस्टली ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, जो आगे फर्दर वीडियोज़ में आपको डिटेल में देखने को मिलेगी। बट इसका सिंपल मेन क्या होता है कि डील्स विद नॉलेज एंड इंटेलेक्चुअल स्किल्स। इसमें सिर्फ हम नॉलेज और स्किल से डील करते हैं, इसके अलावा और कोई सेकंड ऑप्शन नहीं होता इसमें कि हमारी स्किल्स इमोशंस क्या होती हैं। सिर्फ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पे हम बात करते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन हमारा मोस्टली डिपेंड करता है कि हमारे इमोशंस, एटीट्यूड्स, वैल्यूज़, बिहेवियर, ये सब चीज़ें कैसी हैं, तो वो अफेक्टिव डोमेन में आ जाता है। उसके बाद थर्ड वन है हमारा साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन में हमारी फिजिकल स्किल्स आ जाती है, एक्शंस, कि हमने फिजिकली कैसे काम किया है, हमारे हाथ पैर जिस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाए ना, तो वो चीज़ें हमारी साइकोमोटर डोमेन में आ जाती है। इन सब तीनों टाइप्स को ना हम आगे बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी एक सिर्फ बेसिक सा ओवरव्यू है। डोमेन्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है इंट्रोडक्शन टू फेजेस ऑफ टीचिंग। फेजेस, टीचिंग के फेजेस कौन कौन से होते हैं? टीचिंग इज़ ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स ए सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड फेजेस. Each phase plays a crucial role in ensuring effective delivery of content and achieving learning outcomes. जैसा कि हम सब जानते हैं कि टीचिंग ना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, क्योंकि इसमें एक ना सीरीज़ कनेक्ट होती है एक दूसरे से, कि हाँ हम पहले प्लान करेंगे, फिर उसके बाद ही एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट करने के बाद ही हमें इवैल्यूएशन रिजल्ट्स मिलेंगे, आउटकम्स आएंगे, लर्निंग अचीवमेंट्स होंगी। तो इसलिए ये इंटरकनेक्टेड होते हैं फेजेस एक दूसरे से। अगर हमारा फर्स्ट कंप्लीट नहीं होगा तो हम सेकंड पे नहीं जा सकते, और सेकंड कंप्लीट नहीं होगा तो लास्ट तक नहीं जा सकते। जैसे कि अगर हमें कोई कंटेंट डिलीवर करना है तो हम उसे पहले एग्जीक्यूट नहीं कर सकते जब तक उसकी प्लानिंग नहीं करेंगे। ऐसे ही अगर हम इवैल्यूएट करना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स का आउटकम्स क्या रहेगा, उनका रिजल्ट्स क्या रहेगा, तो जब तक हमने वो प्लान ही नहीं किया, डिलीवर ही नहीं किया, उसको एग्जीक्यूट ही नहीं किया स्टूडेंट्स के सामने, तो हम उसको इवैल्यूएट कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए इसको बोला गया है कि ये इट इन्वॉल्व्स ए सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड फेजेस, कि हर एक फेज़ एक दूसरे से रिलेट है। जब तक फर्स्ट वन कंप्लीट नहीं होगा हम सेकंड पे नहीं जा सकते, और सेकंड कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम थर्ड पे नहीं जा सकते। तो इसीलिए हर एक फेज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टीचिंग एप्टीट्यूड में। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में फेजेस के 3 टाइप्स होते हैं, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव। प्री एक्टिव में हमारे पास आ जाती है प्लानिंग। प्री का मतलब होता है पहले, मतलब पहले से ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो हमें करनी होती है। तो हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं? प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग में क्या क्या आ जाता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगी, हमारा कंटेंट क्या रहेगा, मेथड्स हम कौन कौन से अप्लाई करेंगे, और हमारे लिए चैलेंजेस कौन कौन से रहेंगे। जैसे अभी मैंने वीडियो बनानी स्टार्ट किया तो मुझे सबसे पहले प्लान करना पड़ता है कि आज का मेरा टॉपिक क्या रहेगा, उसके बाद मैं कैसे डिलीवर करूँगी वो कंटेंट, मैं पावर पॉइंट से रिप्रेजेंट करूँ या फिर हैंड रिटन नोट से प्रोजेक्ट करूँ, उसमें मेथड्स कौन कौन से होंगे। तो ये डिपेंड करता है कि हमें सब कुछ प्रॉपर पहले प्लानिंग करनी होती है। उसके बाद आता है हमारा सेकंड मेथड, सेकंड फेज़ इंटरैक्टिव। इंटरैक्टिव का मतलब होता है एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूटिंग का मतलब होता है कि उन सब चीज़ों को डिलीवर करना जो हमने प्लान किया है। जैसे मैंने अपना कंटेंट तैयार कर लिया है, ये प्लानिंग तो मेरी प्री एक्टिव हो गया, लेकिन इंटरैक्टिव अभी मैं आपके सामने डिलीवर कर रही हूँ अपने लेक्चर को, एग्जीक्यूट कर रही हूँ इन सब चीज़ों को। जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो वो एग्जीक्यूट हो जाता है। दी लेसन विच एक्टिव स्टूडेंट एंगेजमेंट, मॉनिटरिंग एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक। जब जो स्टूडेंट्स की एंगेजमेंट आ जाती है कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन पुट करना स्टार्ट कर देते हैं, अपना फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, कंटेंट के बाद वो उसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो वो हमारा एग्जीक्यूट करने के बाद होता है, और वो चीज़ आ जाती है हमारी इंटरैक्टिव में। इंटरैक्टिव के बाद हमारा थर्ड फेज़ आ जाता है पोस्ट एक्टिव। पोस्ट एक्टिव में होता है इवैल्यूएटिंग, कि अब हमने प्लानिंग भी कर ली है, एग्जीक्यूट भी हो जाता है, तो अब हम इवैल्यूएट कैसे करेंगे कि इसमें स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग कितनी है, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसके आउटकम्स क्या आएंगे, लर्निंग एक्टिविटीज़ क्या क्या किया स्टूडेंट्स ने, तो वो हमारा पोस्ट एक्टिव में आ जाता है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग रिफ्लेक्टिव ऑन टीचिंग इफेक्टिवनेस एंड प्लानिंग फ्यूचर इंप्रूवमेंट्स, कि जो टीचर ने कंटेंट डिलीवर किया था उसके स्टूडेंट्स ने उसमें से क्या क्या समझा है, और आगे फर्दर टीचर्स को अपनी प्लानिंग में या फिर एग्जीक्यूटिंग में क्या क्या फर्दर इम्प्रूवमेंट्स करने चाहिए फ्यूचर्स में, कि आगे और अच्छे से वो कंटेंट डेवलप करके आए। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें हम इवैल्यूएटिंग में पढ़ते हैं। पोस्ट एक्टिव में स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग कितनी है और उनका आउटकम्स क्या रहा है। फेजेस के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेवल्स ऑफ टीचिंग। इसे मॉरिस एल्बैगी ने क्लासीफाई किया था 3 लेवल्स में। फर्स्ट वन इज़ मेमोरी लेवल, सेकंड वन इज़ अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड द लास्ट वन इज़ रिफ्लेक्टिव लेवल। तो आइए हम इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसमें मेमोरी लेवल को। मेमोरी लेवल के जो प्रोपोनेंट थे वो थे हर्बर्ट। इनका पूरा नाम था जॉन एफ हर्बर्ट। ये एक जर्मन के फ़िलोसफर थे। इन्होंने अपनी कुछ
पॉइंट्स दिए हैं मेमोरी लेवल को लेके, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन है टू गेट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, सेकंड वन है टू ट्रेन मेमोरी फैकल्टी, देन थर्ड वन to retain the learning material in memory storage, and the fourth one to reproduce and recognize the learned information when required। तो इसमें प्रॉपर हर एक चीज़ में सिर्फ एक ही बात बोली गई है कि मेमोरी लेवल में ना हमारा सिर्फ रोट मेथड आता है। रोट मेथड होता है कि रेक्टिफिकेशन, उस चीज़ को याद करना, सिर्फ हम उसको रिटेन करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, रिकॉल करते हैं, रिकग्नाइज करते हैं। ये हमारे कीवर्ड्स हैं मेमोरी लेवल में। इन कीवर्ड्स के ऊपर हमें डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो मेमोरी लेवल में सिर्फ यही बात आती है कि हमें जो इन्फॉर्मेशन जैसे भी प्रोवाइड की जाती है या फिर हमारे सामने रिप्रेजेंट की जाती है, हमें एज इट इज़ विदाउट एनी चेंज, बिना अपनी किसी अंडरस्टैंडिंग के, क्रिएटिविटी के, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के, रोट मेथड से याद करनी होती है, क्रैम करनी होती है चीज़ों को, रट्टा लगाना होता है हर एक चीज़ का, हर एक इन्फॉर्मेशन का जो भी हमें प्रोवाइड की जाती है। मेमोरी लेवल में इन चारों पॉइंट्स में यही डिस्क्राइब किया गया है कि हमें जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, हमें उसका रट्टा लगाना है और हमें अपनी मेमोरी में एज इट इज़ बिल्कुल रिटेन करनी है, वो याद करनी है। जैसे उसके बाद है focuses on rote memorization and recall of facts and information, also emphasize the learner's ability to retain and recall the information। जैसे इसमें बोला गया है कि रोट मेमोराइजेशन एंड रिकॉल ऑफ फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन, ये डायरेक्ट कीवर्ड्स हैं हमारे जो क्वेश्चंस में देखने को मिलते हैं। रिटेन एंड रिकॉल द इन्फॉर्मेशन, इन सब में सिर्फ यही बोला गया है कि ये ना हमें हर एक चीज़ को एज इट इज़ याद करना होता है। जैसे हम नर्सरी के बच्चे होते हैं, LKG UKG प्राइमरी क्लासेस होती हैं, तो उनकी अभी अंडरस्टैंडिंग लेवल इतनी अच्छी नहीं होती कि हम उनको समझा के चीज़ें बताएं। नहीं, उनको सिर्फ ये दिखाया जाता है कि ये एप्पल है, तो वो उसको देख के ये बोलते हैं कि हाँ ये हमें एप्पल बताया गया तो ये एप्पल ही है। तो वैसे हम उनको याद करवाते हैं, रट्टे लगवाते हैं कि ये चीज़ ये है, इसको ऐसे याद करना है, इसका फैक्ट ये है, इसको हम ऐसे रिटेन करेंगे, इसको ऐसे रिकॉल करेंगे, इन चीज़ों को ऐसे मेमोराइज करेंगे। तो उसके बाद हमारी मेमोरी लेवल पे ना कुछ अप्रोचेस थे, कुछ की पॉइंट्स हैं। जैसे टीचर सेंटर्ड अप्रोच, ये सारा का सारा ना टीचर सेंटर अप्रोच होती है। इसमें स्टूडेंट ना पैसिव होता है और टीचर जो होता है ना वो एक्टिव होता है। टीचर को ही हर एक इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करवाना होता है स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स का इनमें कोई एक्टिव रोल नहीं होता। उसके बाद सेकंड की पॉइंट है, जैसे कि ये अब यहाँ पे मेंशन नहीं आ गया, स्टूडेंट्स आर पैसिव रेसिपिएंट्स, मतलब स्टूडेंट्स का नहीं इसमें कोई एक्टिव रोल नहीं होता, सारा टीचर पे ही डिपेंड करता है, उसी को सब कुछ याद करवाना होता है। कैसे करवाते हैं वो? रिपीटेशन, ड्रिलिंग एंड डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस के साथ। जैसे छोटे बच्चों को हम पोएम लर्न करवाते हैं कि तो हम जो बोलते हैं वो हमारे पीछे पीछे उस चीज़ को बोलते हैं, तो ये होती है रिपीटेशन। एक चीज़ को बार बार रिपीट करवाने से वो चीज़ हमें याद हो जाती है। या फिर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन होती है कि कल तुम्हें ये पोएम याद करके ही आनी है, चाहे घर पे तुम्हें कोई करवाएगा लर्न या फिर तुम खुद से करना, जो आज मैंने यहाँ पे बोला है उसको दिमाग में बैठा लेना। तो ये रिपीटेशन और डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस भी होती हैं इसके अंदर। उसके बाद है लर्निंग मैथमेटिकल टेबल्स, हिस्टोरिकल डेट्स एंड वोकैबुलरी। तो जैसे अब हम मैथमेटिकल टेबल है, उन टेबल्स को हमें याद करवाया जाता है छोटे बच्चों को, जैसे 2 से 10 तक याद करके आने, ऐसा करके ना। हिस्टोरिकल डेट्स हैं, उनको हम समझ नहीं सकते। अब हिस्ट्री की जो डेट्स हैं, किसका बर्थडे कब हुआ, कौन सा वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, तो ये सारी चीज़ें, कब किसने क्या इन्वेंशन किया है, एजुकेशन सिस्टम में ये यूनिवर्सिटी कब डेवलप हुई थी, इसका कब चेयरमैन इलेक्ट हुआ है, तो ये सारी चीज़ें हिस्टोरिकल डेट्स के अंदर आ जाती हैं जो कि फ़िक्स रहती है। तो हमें ये मेमोराइज ही करने, इनके रट्टे ही लगाने पड़ते हैं हमें, हम इनको समझ नहीं सकते। तो इसलिए मेमोरी लेवल में हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है रोट मेथड, क्रैमिंग, कि हमें हर एक चीज़ का रट्टा लगाना होता है। उसके बाद हमारे पास कुछ स्टेप्स आ जाते हैं जो हर्बर्ट्स ने अपना पेडागोगिकल मेथड में दिए थे। हमारे पास 6 स्टेप होते हैं। फर्स्ट वन होता है प्रिपरेशन, सेकंड होता है प्रेजेंटेशन, थर्ड होता है एसोसिएशन, फोर्थ होता है जनरलाइजेशन, फिफ्थ होता है एप्लीकेशन एंड सिक्स होता है रिकैपिटुलेशन। इनको हमें सीक्वेंस में याद करना होता है, एज इट इज़ ऐसे ही सीक्वेंस में क्वेश्चंस में पूछा जाता है। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है PSCARE, या फिर हम ऐसे भी याद करते हैं PPAGAR। तो प्रिपरेशन मतलब हमें सबसे पहले प्लानिंग करनी है, प्रिपेयर करना होता है कंटेंट को। फिर हम प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। एसोसिएशन होता है कि उन इन डेप्थ में उसको एसोसिएट करना, इंटरेक्ट करना, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट करना, वो एसोसिएशन होता है कि स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन कैसे होगी। जनरलाइजेशन होता है कि बहुत ही डिटेल वे में हम उसको डिस्क्राइब करेंगे। ये नहीं है कि एक छोटे से ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ हम कहते हैं ठीक है ये खत्म कर, नहीं। जनरलाइजेशन होता है बहुत अच्छे से एक स्पेसिफिक वे से डिस्क्राइब करना, बहुत ही डिटेल में। एप्लीकेशन में हम रियल लाइफ में अप्लाई कैसे करेंगे, इसे स्टूडेंट्स यूज़ कैसे करेंगे अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उसको। तो उसके बाद होता है रिकैपिटुलेशन, इसमें आ जाती है इवैल्यूएशन। सबसे
सबसे लास्ट में हम उसको इवेल्युएट करते हैं कि स्टूडेंट्स ने उनको कितना सीखा है, कितना समझा है इन सब चीज़ों से, तो उसमें आ जाता है रिकैपिटुलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है इसका सीक्वेंस, तो आप सबको मैं बार बार बता रही हूँ कि इसको याद रखना। प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन, एप्लीकेशन एंड रिकैपिटुलेशन। वैसे मैं भी इसके सीक्वेंस को भूल जाती थी, तो मैं इसे याद कर रखती थी पगार के नाम से। पगार से मुझे ये याद रह जाता था कि प्रिपरेशन के बाद पगार आएगा, उसमें प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन, एप्लीकेशन और रेपिक्युलेशन आ जाएगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप याद कर सकते हैं, बाकी जैसे आपको समझ में आए आप वैसे इसको रिमेंबर कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, सेकंड लेवल। इसको हमें, इसका प्रोपोनेंट जो था वो था नॉर्मन एलिसन मॉरिसन। इसका पूरा नाम ये है, लेकिन हम इसको मोस्टली याद रखते हैं मॉरिसन के नाम से, और क्वेश्चंस में भी मोस्टली देखने को मिलता है हमें मॉरिसन के नाम से ही। इट फोकसेस ऑन हेल्पिंग स्टूडेंट्स कंप्रेंड एंड अप्लाई द नॉलेज दे एक्वायर रेदर देन जस्ट मेमोराइजिंग फैक्ट्स। अब मेमोरी लेवल में तुम्हारे पास क्या था कि हमें सिर्फ याद करनी होती थी, चीज़ों का रट्टा लगाना होता था, लेकिन वहीं अंडरस्टैंडिंग में हमने जिस नॉलेज को रोट लर्निंग की थी, जिसको हमने याद किया था ना, अब उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, अपनी प्रैक्टिकल और रियल लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। उस नॉलेज को हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो वो स्टूडेंट्स को इस चीज़ पे फोकस करने में हेल्प करती है कि हम अपनी अंडरस्टैंडिंग भी उसमें डेवलप करें। उसके बाद इट emphasizes the deeper engagement of learners with the content, encouraging them to understand the underlying principles and relationships between concepts। अब स्टूडेंट्स उसको समझने की, उनकी डीपर एंगेजमेंट क्यों हो जाती है, वो उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसमें से उसके प्रिंसिपल और रिलेशनशिप्स को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, उनके कंसेप्ट्स को रिलेट करने की कोशिश करते हैं, उस कंटेंट को समझने की कोशिश करते हैं, सीखना चाहते हैं उसमें से कुछ ना कुछ, उसमें से क्वेश्चनिंग करते हैं कि हम उसको अपनी रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करें, कैसे यूज़ करेंगे उन सब चीज़ों को। तो इसलिए इसके अंदर डीपर एंगेजमेंट इसका कीवर्ड है, इसलिए इसको हाईलाइट किया गया है। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स मूव बियॉन्ड रोट मेमोराइजेशन एंड बिगन टू सी पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप्स इन दी कंटेंट। मतलब अब वो रोड मेथड, मतलब रेक्टिफिकेशन को पीछे छोड़ के ना, अब वो अपने पैटर्न्स और रिलेशनशिप्स को रियलाइज़ करते हैं, समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि इसको हम कैसे अपने तरीके से मॉडिफाई करें, कैसे हम इसको समराइज़ करें। तो ये चीज़ें हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल में आ जाती हैं। उसके बाद हमारे, अब जैसे हमने मेमोरी लेवल में हर्बर्ट्स के कुछ स्टेप्स किए थे, वैसे ही मॉरिसन्स के भी कुछ स्टेप्स हैं। तो मॉरिसन स्टेप्स में हमारे पास 5 स्टेप होते हैं। सबसे पहले आता है एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन क्या होता है कि हमें किसी चीज़ को ना एक्सप्लोर करना होता है कि हमारे पास पहले से कितनी नॉलेज है किसी चीज़ को लेके। जैसे अब हम टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें टीचिंग एप्टीट्यूड से पहले ये एक्सप्लोर करना पड़ता है कि हम क्यों कर रहे हैं। यूजीसी नेट है, यूजीसी नेट में टीचिंग एप्टीट्यूड है, तो हमारी प्रीवियस नॉलेज कितनी है इससे रिलेटेड, तो वो हम कैसे चेक कर सकते हैं, टेस्ट देते हैं या स्टूडेंट्स के जैसे टेस्ट लेते हैं, तो एक्सप्लोरेशन के अंदर वो आ जाता है। उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में होता है कि टीचर का एक्टिव रोल रहता है, वो टीचर अपने कंटेंट को प्रेजेंट करता है कि वो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि टीचर किस तरीके से अपने कंटेंट को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन होता है बहुत ही डीप में नॉलेज, ये नहीं है कि सिर्फ हमने ऊपर ऊपर से टॉपिक करवाया, ठीक है। जैसे अब मेरा कंप्यूटर का सब्जेक्ट है, तो अब मैंने प्रोग्रामिंग पढ़ी है, तो प्रोग्रामिंग को रट्टाफिकेशन से याद नहीं कर सकता जब तक मैं उसे समझूंगी, प्रैक्टिकल नॉलेज गेन नहीं करूँगी, उस पर कंप्यूटर्स पर अप्लाई नहीं करूँगी, कोडिंग नहीं करूँगी अपनी लाइफ में, तब तक प्रोग्रामिंग नहीं आएगी। तो इसलिए इसने बोला इन डेप्थ नॉलेज लेबोरेटरीज में करते हैं हम, प्रैक्टिकल लैब्स यूज़ करते हैं, लाइब्रेरी में स्टूडेंट डीप में पढ़ता है, लाइब्रेरी में हमें बहुत सारी बुक्स मिल जाती हैं, तो इसलिए इसमें स्टूडेंट का एक्टिव रोल रहता है और टीचर ना एज ए गाइड काम करता है कि हम ना, स्टूडेंट खुद से मेहनत कर रहा है, खुद से समझने की कोशिश कर रहा है, वो अपनी स्किल्स गेन कर रहा है, लेकिन उसे जहाँ पे भी कोई इशू आ रहा है तो वो अपने टीचर की हेल्प ले रहा है एज ए गाइड के वे में। तो उसके बाद हमारा 4th पॉइंट आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन होता है कि एक समराइज वे में खुद की लैंग्वेज में किसी टॉपिक को लिखना, राइटिंग इन देयर ओन लैंग्वेज, मतलब हमने क्या समझा है, क्या सीखा है। उसके बाद अपनी, जैसे हम हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं, मेरी आदत रही है, मैं हमेशा बनाती हूँ किसी भी टॉपिक को करने के बाद या करवाने के बाद, तो वैसे ही बहुत सारे बच्चे अपनी लैंग्वेज में किसी चीज़ को लिखते हैं ना, तो हम उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज। हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं एक चीज़ को सीखने के बाद। उसके बाद आता है रिसिटेशन। रिसिटेशन होता है प्रेजेंटिंग द कंटेंट टू टीचर, मतलब अब हमने सीख लिया है, अडेप्ट कर लिया है, उसको ऑर्गेनाइज कर लिया है, तो उसके बाद हम टीचर के सामने कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ना, स्टूडेंट्स कैसे प्रेजेंट करता है अपने एक सब्जेक्ट को, टॉपिक को या किसी भी कंटेंट को, तो उसमें आ जाता है रिसाइटेशन। उसके बाद हमारे पास सबसे लास्ट लेवल होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। वैसे ये 3rd नंबर पे है, लेकिन ये सबसे हाईएस्ट लेवल होता है। इसके प्रोपोनेंट थे हंट। तो at this level the focus shifts from understanding and comprehension to critical thinking, problem solving and independent inquiry। ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि इसमें हम
ये स्टूडेंट सेंटर लर्निंग होती है। अभी तक हमने दोनों जो पढ़ी थी वो टीचर सेंटर लर्निंग थी, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स ना खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही ले रहे थे। जैसे अब हम यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें हम कोचिंग क्लासेस तो ले रहे होंगे कहीं ना कहीं से, लेकिन हम उसके लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। हम अपना शेड्यूल खुद बनाते हैं, हमें कब कौन सी चीज़ करनी है, फर्स्ट पेपर कब करना है, सेकंड पेपर, उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद से ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आ जाती है रिफ्लेक्टिव लेवल में। क्रिटिकल थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी है, ये इसके कीवर्ड्स हैं, डायरेक्ट देखने को मिलते हैं क्वेश्चंस में, तो इसको अच्छे से याद करके जाना। ये स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग होती है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट ना खुद ही रिस्पॉन्सिबल होता है कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता हूँ कि मुझे ये लर्न करना है, वो लर्न करना है, ये यूनिट मुझे इतनी पढ़नी है, ये यूनिट मुझे इतनी ग्रैस्प करनी है। तो इसलिए सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग भी होती है एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होती है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है उसे हम पहले खुद से सॉल्व करने की ट्राई करते हैं, फिर हमें अगर नहीं आती है तब हम एक टीचर की हेल्प लेते हैं, उसके बाद हम उसको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट प्रेफरेंस या प्रायोरिटी हमारी जो होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच की, वो हम सेल्फ करते हैं, इसलिए इसको स्टूडेंट सेंटर लर्निंग भी बोला गया है। तो आज का टॉपिक हमारा ख़त्म होता है यहीं पे।